मिलेंगे सर? मिलेंगे। आपसे अकेले अकेले मिलेंगे। लेकिन चौहान साहब ने ये कहा कि आप सपने जरूर देखें सर। आप सपने नहीं देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और सोते हुए सपने नहीं देखें, जागते हुए सपने देखें। सोते हुए सपने ध्वस्त हो जाते हैं और जागते हुए सपने आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने ये कार्यक्रम करने के लिए कहा और उनके आदेश पर यह कार्यक्रम रखा गया, आदरणीय कोचिंग एसोसिएशन के संचालक हमारे स्नेही आदरणीय MP सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। मैं कहना चाह रहा था, आप समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आए सर। परम श्रद्धेय मंच, मेरे विद्यालय संचालक साथी गण और मेरे अभिनव मित्रों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक शब्द है कि कुछ वो लोग थे जो हालात से डरकर हालात के सांचे में ढल गए। कुछ वो लोग थे जो हालात से डरकर हालात के सांचे में ढल गए, और कुछ वो लोग भी थे जो हालात से लड़कर हालात के सांचे ही बदल गए। परिस्थितियां थोड़ा सा अनुकूल नहीं है शिक्षा के लिए। क्यों अनुकूल नहीं है इस पर भी मैं आऊंगा। जब हम लोग छोटे थे तो कहा जाता था कि दुनिया में बेटा कुछ भी बंद हो जाएगा, शिक्षा बंद नहीं होगी। बड़ा गुमान था इस बात पर हमें। और मैं MSc मैथ से हूँ, MBA HR में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया मैंने। करने के बाद लॉ में भी ग्रेजुएशन किया। और जब कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे लगा कि एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होगी, तो उस दिशा में चला जाए। तो एक काफ़ी लंबा समय इस दिशा को दिया। देने के बाद जब कोविड आया तो समझ में आया कि सबसे पहले बंद होने वाला अगर कोई सेक्टर है विपरीत परिस्थितियों में तो शिक्षा है। पर हुआ, मैंने इन 2 साल के कोविड में जब सब कुछ बंद था, क्वेश्चन जी मेरे इस बात के साक्षी हैं कि मैंने एक दिन भी घर नहीं बैठा कि कोचिंग और स्कूल क्यों नहीं खुले, बंद क्यों रहे। और शायद CM जब ग्वालियर 2020 आए तब उनको मतलब इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि हमने तब उनको घेरा, तब उनसे इस बात को कहा कि भाई बच्चा टिक्की के ठेले पर जा सकता है, बच्चा बाजार में जा सकता है, सब जगह जा सकता है। आपने कहा पूरी क्षमताओं से बस चल सकती है, तो बस में क्या ये तय है कि छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नहीं जाएगा या एक बुजुर्ग नहीं सफर करेगा? ऐसा कुछ पैरामीटर है क्या? कोई पैरामीटर नहीं था। बच्चा बस में भी जा रहा था, ट्रेन में भी जा रहा था, लेकिन कोरोना स्कूल में छिपा था। उनको पता नहीं कैसे पता लग गया, कोचिंगों में छिपा था, तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई बात नहीं, ये कोरोना हमेशा रहने वाला नहीं है। हो सकता है इसका राजनीतिकरण हो गया हो, ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि संक्रमण तो पहले भी था, टीबी भी थी हमारे देश में। उस बंदे को घर से बाहर निकाल देते थे, अलग बिस्तर डाल देते थे, समाज से दूर कर देते थे। लेकिन तब हमने बंद के हालात नहीं देखे, लेकिन कोविड में देखे। लेकिन आज आवश्यकता यह है कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारा जो एक संस्थान जिसको हम सब आप सब लोग चला रहे हैं फिर से पहले जैसा अच्छा हो जाए। उसके लिए कुछ मेरी समझ में जो बातें आती हैं कि आज 2 सेगमेंट में बटा हुआ है हमारा स्कूल सेक्टर, एक CBSE सेगमेंट और एक स्टेट बोर्ड सेगमेंट। CBSE सेगमेंट जो है एक स्टेटस सिंबल बन गया लोगों के लिए। घर की महिलाएं भी चर्चा करती, बहन जी आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? हमारा बच्चा उस स्कूल में। अच्छा आपका बच्चा फलाने स्कूल में, तो भाई साहब कुछ कम कमाते होंगे। तो स्टेटस सिंबल हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ महिलाओं के बीच का भी। सेम ये परिस्थितियां कभी हमारे कोचिंग सेक्टर में भी होती थी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पर इंग्लिश में भी MP बोर्ड और CBSE। तो ये सबसे ज्यादा हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में दिक्कत आती है, हमें एक क्लास के 3 बैच लगाने होते थे। तो वो समय बड़ा कठिन था कि हम एक ही चीज 3 बार चलाएं। तो मैंने इस लड़ाई को 2012 से और 2017 तक लड़ी, 2016 तक।
कंटिन्यू में करस्पॉन्डेंस करता था जो सरकार की एजेंसियां हैं जहां से सिलेबस डिसाइड होता है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के जो वर्तमान में सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी में ठीक ठाक दायित्व पे हुआ करता था, प्रदेश का संयोजक होता था, एजुकेशन सेल मेरे पास ही थी बीजेपी की। तो मैं इनकी स्लोगन को लेके मैं इनके पीछे पड़ गया कि ये कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान। तो जब एक संविधान पे सिलेबस क्यों नहीं? काफी लंबे समय तक करस्पॉन्डेंस के बाद पारस जैन साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, मुझे बुलाया, बोले क्या चाहते हो कि इतनी चिट्ठियां क्यों लिखते हो? मैंने साहब अगर एक सिलेबस हो जाए, सरकारी स्कूल की टाटपट्टी से लेकर सिंधिया स्कूल तक का बच्चा अगर एक ही सिलेबस पढ़ने लगे तो इससे अच्छा कुछ होगा नहीं। तो बोले कैसे होगा? मैंने कहा आप एनसीईआरटी को मध्य प्रदेश में ले आओ। पारस जैन साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर रहते मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी लागू कराई। लागू कराने के बाद 2017 का ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन अवार्ड जो राष्ट्रपति अवार्ड था वो मुझे 2018 में प्रणब मुखर्जी के हाथ से मिला। ये लड़ाई मैंने बिल्कुल जीरो से लड़ी और उस लड़ाई को अंजाम तक लाया। अब इस लड़ाई को मैं एमपी बोर्ड सीबीएसई की खाई को भी पार्टी का प्रयास करना चाहता हूँ कि बच्चा हमारा चाहे स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़े चाहे सीबीएसई के स्कूल में पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ रहा है ना, तब मैं चाहता हूँ कि स्टेटस में भी जो एटीट्यूड है वो भी सेम हो जाए। वो एटीट्यूड सेम कैसे होगा? जो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा हमारे एमपी बोर्ड के स्कूल के शिक्षकों का एटीट्यूड और सीबीएसई के स्कूल के शिक्षकों का एटीट्यूड, अगर वो एटीट्यूड सेम हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि कुछ प्रयास हमारा हो जाएगा कि बच्चे को लगता है कि नहीं यार वो सर भी वैसे ही पढ़ाते हैं जो सर भी वैसे ही पढ़ाते हैं, दोनों जगह तो एजुकेशन सेम है। तो शायद जो भीड़ वहां भाग रही है 50,000 60,000 70,000, वो 20,000 आपको क्यों नहीं थी? एक बड़ा सैलाब हमारी तरफ क्यों नहीं आया? उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला प्रयास हमें अपने जो शिक्षक हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए। वे ऑफ टीचिंग, पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका, एक प्लानिंग कि सिलेबस जो हमारा है 20 चैप्टर है तो हमारे इतने वर्किंग डेज हैं, हम इतने वर्किंग डेज में ऐसे से डिजाइन करेंगे और जब वो पढ़ाएं तो पेपर वो खुद नहीं बनाएं, पेपर हम कहीं दूसरी जगह से बनवा के मंगवाएं। फायदा क्या होगा कि उनको आदत शुरू से लग जाएगी कि पेपर तो बोर्ड से ही आ रहा है। तो जो हमारा बच्चा 9th में 11th में कृपा दृष्टि पर दया दृष्टि पर जो प्रमोट हो जाता है वो उस पर प्रमोट नहीं होने वाला, और उसको कहीं ना कहीं एक मन में डर रहेगा पेपर तो सर तो पढ़ाएंगे, पेपर तो कहीं और से आएगा। हो सकता है हम आपस में एक 2 स्कूल वाले 3 स्कूल वाले आपकी सामंजस्य बना लें, मेरी कॉपी आप में चेक होने चली जाएंगी, आपकी कॉपी मैं चेक कर दूंगा, तो शायद रिजल्ट में भी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अभी राजकुमार भाई साहब से मेरी चर्चा हो रही थी तो बोले कि सर अपन क्या करें? तुमने कहा अगर टीचरों का जो स्कूल के शिक्षक हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, एक स्कूल में ड्रेस कोड हो, जैसे सीबीएसई में भी चलने लगा कि सारे शिक्षकों की यूनिफॉर्म अलग, नॉन टीचिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म अलग, तो दूर से दिखता है शिक्षक ये टीचिंग कम्युनिटी से, ये मैनेजमेंट कम्युनिटी से, और उनकी एक क्लास महीने में एक क्लास उनकी स्कूल संचालक लें, उनके बारे में दोनों बातें कि हम क्या अच्छा नहीं कर रहे वो आप बताओ, वो हम अच्छा करेंगे, और आप क्या अच्छा नहीं कर रहे वो हम बताते हैं वो आप अच्छा करें। तो शायद अगर ये क्रम सही हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग ये नहीं सोचेंगे बच्चों को एमपी बोर्ड में ले जाए सीबीएसई में ले जाए, बच्चे को स्कूल में ले जाए, और जब बच्चा स्कूल जाने की बात रहेगी ना तो शायद जो आज हम एक बैच में पूरी क्लास पढ़ा लेते हैं तो शायद वो सिस्टम अपने आप ही सही हो जाएगा कि पूरा बच्चा एमपी बोर्ड सीबीएसई काम खत्म कर देगा, उसे तो अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, अच्छा संस्थान चाहिए। तो ऐसी प्रयास में हम सब लोग मिलकर करेंगे, आप सब लोगों के साथ जो जब भी लगे कि अगर टीचर ट्रेनिंग के लिए अगर एक प्लान बनना चाहिए तो मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और एक नई बात लिखने में प्रयास करूंगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सूत्रधार एमपी सिंह जी, आपने अच्छी बातें बताई। हम लोग भी प्रयास करेंगे अपने एसोसिएशन के माध्यम से भी, अपने इस नियमों के माध्यम से कि हम आगे कैसे कैसे बढ़ सकते हैं।